हेलो गाइस। आज हमारा बच्चों टॉपिक है। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है इस समय आजकल, हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि साइंस 10th क्लास की साइंस है, उसका पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का पहला टॉपिक। टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो लास्ट वीडियो अगर आपने हमारी देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। इंट्रोडक्शन किया था, कोई खास चीज हमने नहीं पढ़ी थी, सिर्फ इंट्रोडक्शन था, है ना, केमिकल रिएक्शन के बारे में और इक्वेशन के बारे में। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जो मैं महसूस किया है मैंने, वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक तो हमारा ये क्लियर होना चाहिए, वरना आप कोई भी केमिकल इक्वेशन ना तो उसे बैलेंस कर पाएंगे और ना उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं उनके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं रट्टा लगाने की बात कभी करता नहीं हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे रट्टा भी बहुत काम आता है। जैसे अब यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट भी होंगे केमिस्ट्री के अंदर, कोई एक एलिमेंट तो है नहीं। तो अगर हो सके तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रतीक यानी कि सिंबल और उसका मास, जो उसका मास होता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मास के हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस सबसे जो एटॉमिक मास है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। और तो समझ में आ गया, एक सिंबल, प्रतीक, और दूसरा क्या हो गया? एटॉमिक मास। ये याद होने चाहिए। और सबसे पहले क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ये आपके बड़े काम की चीज है, क्योंकि इक्वेशन इसके बिना आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप क्या, कोई नहीं कर सकता, कितना भी विद्वान आदमी हो, क्योंकि अगर इस लॉ को आप फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। हमने लास्ट भी हमने एग्जाम्पल लिया था पानी का। क्यों लिया था? क्योंकि वो सबकी जुबान पर रटा हुआ है, उसका एटॉमिक वेट, है ना, और उसका जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे ही हमने उसका एग्जाम्पल लिया था जो बहुत इजी था। आज भी शुरुआत तो मैं उसी से करूंगा, क्योंकि दिमाग पे जोर लगाना ना पड़े। हम जो चीज सिखाना चाह रहे हैं सीधा फोकस आपका उस पर हो। अब हमारा क्या है आज का फोकस? मास ऑफ रिएक्टेंस। ये ये जो एरो का निशान आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी चीज तैयार होती है उसे आप प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स यानी जो उसमें क्रिया में भाग ले रहे हैं रिएक्टेंट्स, और उनका टोटल एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास बोलो या वेट बोलो, बराबर होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि आप कुछ भी करें, ना तो किसी भी का मास कम हो सकता है और ना ज्यादा हो सकता है। ये केमिकल रिएक्शन कुछ भी करें आप चाहें, लेकिन ये सब क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आप बहस करने वाली बात है तो आप कह सकते हैं हमने कागज जला दिया, वो तो राख हो गई। कागज को तोड़ लो, राख को तोड़ लो। बेटा क्लोज क्लोज जगह के अंदर अगर आप जब उसे बर्न करेंगे कागज को, तो क्या होगा? उसका धुआं उड़ना नहीं चाहिए। अरे भाई, उसी के अंदर तो कार्बन छिपा हुआ है, उस कार्बन को तोड़ लो और पेपर को तोड़ लो। कोई भी चीज इसमें ना तो खत्म होती है और ना पैदा होती है। समझ की बात? और हल्का सा एग्जांपल देता हूँ, शायद ये आपको एग्जांपल तंग कर रहा होगा, अजी ऐसा कैसे हो सकता है। आप दूध ले लो,
1 किलो दूध जमाएंगे तो दही भी 1 किलो ही होगा, ना तो इतना कम और ना इतना ज्यादा। लेकिन जब उसी दूध को हम कढ़ाई में पकाते हैं, यानी कि खोया बनाते हैं, मावा बनाते हैं, तो दूध के बराबर नहीं आता, वो तो 1/3 आता है। 2 हिस्से वेस्ट और 1 हिस्सा सिर्फ मावा आता है। समझ आ गई बात? तो ऐसा नहीं है, हर चीज जगह लागू नहीं होती, क्योंकि उसका वजन कहाँ चला गया, उसका वजन कम नहीं हुआ, क्योंकि वो इवेपोरेट होकर के हमारे मिल्क के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स थे वो उड़ गए। हम क्यों फूकते हैं उसको, खोए को, दूध को, ताकि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो निकल जाएं और प्योर माल, प्योर दूध, खोया, मावा, जो भी आप नाम दें, वो रह जाता है, बाकी सब उड़ जाता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। किसी भी एलिमेंट्स का, पदार्थ का, ना तो केमिकल रिएक्शन करने के समय ना तो वो कम होता है और ना ज्यादा होता है। अभी हम देखो, फिर हम पानी पे आ जाते हैं। पानी पे बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये है हमारी हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हो गई हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, ना तो ये हाइड्रोजन गैस है और ना ये ऑक्सीजन है। बोला सर ये क्या बात कर रहे हैं, प्रतीक तो यही है, सिंबल तो यही है। जी हाँ, ऑक्सीजन का है, लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं है, क्योंकि गैस बनने के लिए हमें कम से कम 2 एटम चाहिए, 2 परमाणु चाहिए, तब जाके कहीं ऑक्सीजन गैस बनेगी। और यही बात लागू होती है हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का सिंबल तो है, बट हाइड्रोजन गैस नहीं है। जब हम इसे गैस लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का भी सिंबल O2 होता है और हाइड्रोजन का भी होता है। अब ये दोनों गैस बन गई, अब ये दोनों क्या बन गई, गैस बन गई। अब H2O, लेकिन एक बात बताओ, पानी का सिंबल तो O, H2O है, तो चलो हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। ये हो रहा है जी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसे आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से तो पानी बनता है, ये तो बात क्लियर है ना। तो अब क्या करें हम इसको, अब यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूं ये काम आएगा आपका, जो भी केमिकल इक्वेशन है उन्हें बैलेंस करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हमने पहले लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल, फिर हमने उन्हें दोनों को गैस बना दिया, ठीक है, 2-2 परमाणु मिला के। अब हम कर रहे हैं इसमें केमिकल रिएक्शन। तो अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पानी का सिंबल आपको मालूम है बच्चों, ये तो सभी को पता होगा, इसलिए मैंने बड़ा एग्जाम्पल बड़ा हल्का सा लिया है। H2O हो गया। अब आइए आपकी बारी, अब इसे आप बैलेंस करो, बैलेंस भी करो और देखो क्या इसका परमाणु भार रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद क्या दोनों का सेम है। अब हम देखते हैं, देखो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है, इसका भी परमाणु भार 2 है। ध्यान देना इस बात पे, 2 और 2 कितना हो गया, 4, नहीं सॉरी, यहाँ पे बड़ा गलत हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, ठीक है। तो 16 को, क्योंकि 2 परमाणु मिले हुए हैं, तो 16 दूनी 32 हो गया इसका परमाणु भार। जो मास है इसका कितना हो गया, 16 दूनी 32, 32 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 होता, 2 ही रहेगा। अब इनका देखो बच्चों, इसमें भी 2 ही है, और ऑक्सीजन कितना है, 16,
इसका 16 आ गया। अब दोनों को जोड़ोगे कितना बढ़ेगा? 18, 18 हो गया। और इसको जोड़ो आप, कितना हो गया? 32 और 2 34, यानी कि 34 हो गया। क्लियर है बात? तो इसका एटॉमिक वेट तो यानी कि रिएक्शन से पहले ज्यादा था और रिएक्शन होने के बाद कम हो गया। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई तो लफड़ा है। अब देखते हैं, अब आती है बैलेंस करने की बारी। ठीक है, अब मैं इसे मिटाऊं अगर, तो देखो, छोड़ो इसको, अभी मैं बता दूं आपको कि इसको जो है आपको पता होना चाहिए किसका कितना परमाणु भार है। वो मैं शुरू में बोल दिया आपको मैंने, उसके प्रतीक यानी सिंबल और उसका एटॉमिक मास, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन का है हमारा कितना है? 16 है। और हाइड्रोजन का इसमें 2 है। ये पानी की ओरिजिनल ओरिजिनल पोजीशन है। पानी का ये रेशियो होता है। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो रेशियो कितना निकलेगा हमारा? मान लो ऑक्सीजन का हमारा 16 है और हाइड्रोजन का इसमें कितना है? 2 है। तो 2 ही एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी कि ये हो गया हमारा 1:8 का। ठीक है, तो पानी जब हमारा बनेगा तो जो उसमें मिलने वाली दोनों गैसें हैं वो 1:8 की होनी चाहिए, वरना कुछ और ही बन जाएगा। रेशियो की केमिकल में बहुत बड़ी वैल्यू है। थोड़ा सा भी इसका उसका रेशियो डगमगाया तो वो कुछ और ही बन जाता है। और तो बहुत ही देसी एग्जांपल देके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, अगर आप घर में खाना भी बना रहे हैं या आप कहीं से मिठाई लेके आते हैं, आप कहते हैं उसके यहाँ की मिठाई तो बहुत बढ़िया यार, बड़ी स्वाद है। कभी आप कंप्लेन करते हैं यार उसकी मिठाई तो बहुत ज्यादा मीठी होती है। कभी कहते हैं उसकी मिठाई में मिठाई नहीं था। ये सब क्या है? ये रेशियो लड़खड़ा जाता है। जो कुशल कारीगर होता है वो रेशियो नाप तोल के डाले ना डाले। अगर घर में माँ अंदाज से भी नमक डालती है सब्जी के अंदर तो ना थोड़ी सी भी कम और ना थोड़ी सी ज्यादा। अरे भाई ये रेशियो ही तो है। अगर रेशियो लड़खड़ाया तो हमारा टेस्ट ही बेकार हो जाएगा खाने की चीजों में, वो चीज कुछ और ही बन जाएगी। इसीलिए इसमें रेशियो बहुत वैल्यू करता है। पानी का जो रेशियो है बच्चों याद कर लेना, 1:8 का अनुपात है। जो रेशियो है 1:8 का है। अब आ जाते हैं हम इसके अंदर, कहेंगे सर इसमें तो देखो आप, अब इसमें टोटल एटॉमिक हटा देता हूं मैं, क्योंकि हमें ये अब इक्वेशन बैलेंस करनी है। यहाँ पे आपको एक चीज और मिल गई, बैलेंस कैसे करें। देखो ये ऑक्सीजन तो 16 है इसका एटॉमिक वेट, और यहाँ कितना हो गया? 32 हो गया। तो भाई इसे तो आपको 32 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 32 कैसे करेंगे आप? अगर यहां पे मैं 2 लिख दूं, ठीक है, तो अब देखो आप चेक करो इसे, ऑक्सीजन का 32 हो गया, हाइड्रोजन का 2 दूनी 4, क्योंकि 2 परमाणु हैं और जो उसका वेट है 2 है, 16 है, वो सॉरी इसका एक होता है हाइड्रोजन का 1.999 समथिंग होता है। ठीक है, तो आप जनरली लोग इसको एक ही मान लेते हैं। तो क्या होगा इसका, इसका जो है, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा, ये क्या है? 1.999, ठीक है, समथिंग होता है, उसके आगे और भी होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक मान लेते हैं। ठीक है, 0.999 होता है। तो दो, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। जो शुरू में मैंने बोला था आपसे, इनके एटॉमिक वेट और सिंबल आपको कंठस्थ याद होने चाहिए और कंफर्म याद होने चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, एक तरीका बताऊंगा मैं, जो बच्चे रटना नहीं चाहते, कसर रटना तो हमारे बस की बात नहीं है। तो बच्चों अब न बारी आती है प्रैक्टिस करने की। जितना ज्यादा इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा आप इन्हें पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे, तो ये अपने आप याद हो जाती हैं। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है।
हाँ, वो रह जाते हैं एलिमेंट जो कम यूज कर रहे हो आप, ठीक है ना। बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम और ना जाने क्या क्या चीजें, वो तो रट जाती है जुबान पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2 दूनी 4, इसको बच्चों यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, और यहाँ हो जाएगा 32। तो इसका तो हो गया 4 हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन कितना हो गया 32। वो कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट मास कितना है 16, और ये तो कोई यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, और टोटल हो गया हमारा, टोटल एटॉमिक वेट हो गया हमारा 34, वो 36, ठीक है, 36 हो गया। अब आप नाप सकते हो इसको, अब आपकी बैलेंस भी हो गई। आपको पता तो उसके एटॉमिक वेट से ही पता लग जाएगा आपके कितने परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का 1 तो ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन के 2 तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 32। तो वही हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लो, क्योंकि ये उतना ही केमिकल से जो पहले है, और रिएक्शन से पहले और केमिकल के बाद, ये वही होगा। अब हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ हम पानी बनाने के लिए मिलाएंगे या रिएक्शन करवाएंगे, तो बच्चों हाइड्रोजन के 4 परमाणु होने चाहिए, 4 एटम जरूरी है, और ऑक्सीजन तो 2 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो सिंबल है H2, ऑक्सीजन का O2, यानी कि दोनों में जो हमारा पानी होता है अनुपात कितना है 1:8 का। अब आप इसे सॉल्व कर लो, जो परमाणु भार यहाँ था वो यहाँ आएगा, देखो 16 दूनी 32, ये आ गया ना, 16 दूनी 32 ऑक्सीजन का, तो ये हो गया हमारा, इसको यहां से करो 16 दूनी 32, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 32, ठीक है। और हाइड्रोजन का 4। अब थोड़ा ध्यान से देखो भाई, 16 दूनी 32, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का, टोटल मिला कितना हो गया 36, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन भी 36, और बिफोर केमिकल रिएक्शन भी 36। यहाँ लिख देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, 36। तो ये रेशियो बहुत जरूरी है। अगर रेशियो कब पता लगाओगे आप, जब आपको एटॉमिक मास का पता होगा कि किस एलिमेंट्स का कितना एटॉमिक वेट है। मास वेट सबका जो यूनिट होता है वो ग्राम ही होता है, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना तो पता ही होगा, लेकिन मेरा फर्ज है आपको याद दिलाना, रिपीट करना। अच्छा, अब आगे देखो, रेशियो यहाँ निकालो या यहाँ निकालो, इसका भी रेशियो उतना ही आना चाहिए। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का 32, और हाइड्रोजन में कितना है 4, 4 ही एकम 4 कट गया, और 4 अट्ठे 32 आ गया, 1:8 का ही आया ना। तो कैसे भी करो भैया, साइंस है, ऐसा कुछ नहीं इसमें कुछ और उसमें कुछ और। तो बच्चों, अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो इनके जो सिंबल हैं वो जरूरी है याद करने, और इनके एटॉमिक वेट, बाकी तो सब नंबर लाने का जुगाड़ है कि इसका ये कर लो वो कर लो, फला गैस कैसे बनती है ना, ये सब बात की बातें हैं वो सब। लेकिन शुरुआत, जैसे हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो अल्फाबेट जरूरी होते हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए ये 2 चीजें तो बहुत जरूरी हैं, ये मेरा मानना है ऐसा, ठीक है। आपका कुछ और हो सकता है। तो इन चीजों को और एक तरीका बता दूं, जब कोई एक्सपीरियंस होल्डर पढ़ा रहा होता है, आपको बता रहा होता है,
तो उसके भी कुछ जीवन के किस्से जुड़े होते हैं। देखो बच्चों, जो मैं करता था मैं वो आपको बताता हूँ। सभी बच्चे शुरू में कमजोरी होते हैं, धीरे 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 एक दूसरे को देख के मेहनत करके कुछ दिमाग में ख्वाब होते हैं, है ना, वो ख्वाब उन्हें सोने नहीं देते। तो इसीलिए हमने जितने भी हमारी एलिमेंट्स हैं सबकी लिस्ट बना के और उसके प्रतीक यानी सिंबल बना के और उसके आगे हमने एटॉमिक वेट यानी कि मास हमने लिख करके अपने पलंग के सिराने चिपका दिया था। ठीक है, इससे हमें क्या हुआ कि जब भी हमारा मन नहीं है पढ़ने का, ठीक है भैया मत पढ़ो, लेकिन नजर नजर जाएगी और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भैया ओ को तो वही पढ़ोगे, एच को एच पढ़ोगे, है ना। तो वो ऐसे करके जब बार बार कोई चीज नजर के सामने आती है तो क्या होता है, हमारा माइंड उसे कैच कर लेता है और मेमोरी में ले जाके डाल देता है। एक हादसा बताऊंगा, मैं तो दिल्ली से मैं जब घर जाता था तो हम बस से जाते थे। मैंने देखा सड़क पे कई बार डिवाइडर पे एडवर्टाइज लिखी होती थे, बैनर लगे होते थे, एक ही तरह का बैनर, सेम बैनर 2 4 50 बार नहीं सैकड़ों बार लगातार लगे हुए हैं। वो मैं छोटा था, मैं सोचता था ये यार किसी ने एक बार देखा पढ़ लिया, ये बार बार क्यों लगाए हुए हैं। इसके पीछे की जब साइंस का पता लगा मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो सही बात है। जब कोई इमेज तुम बार बार देखते हो वो दिमाग पे से निकलती नहीं है, और अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तो और ज्यादा जल्दी वो स्टोर माइंड में हो जाता है। आप पिक्चर देखो, पूरी कहानी घर आके सुना दोगे, और वही पिक्चर अगर हम कहें कि भैया पढ़ के याद कर ले से तो सुना देना, तो आपको कुछ याद नहीं होता। हमारा माइंड इमेज को जल्दी कैच करता है और स्टोर भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है एक अपने बेडरूम में लेके अपने पास में लगा दो, जितनी बार जाओगे उतनी बार उस पर आपकी नजर पड़ेगी और जल्दी ही आपको हो जाएगा। आज बच्चों में टॉपिक लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्टिविटी। कोई एक एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं H2O का तो नहीं लेंगे। ये हमारा 2 बार हो चुका है, पहली बार इंट्रोडक्शन में, है ना, और आज मैंने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया है इसमें, तो कोई अच्छा सा एलिमेंट लेकर के और उस पर हम बिल्कुल जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब के अंदर उस तरीके से बताऊंगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको उसका मास भी पता लग जाएगा और कितने एटम उसके अंदर मिक्स हैं, ये सब चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी, केमिकल रिएक्शन भी। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार।